राइट। तो आई थिंक आज लगातार पांचवें हफ्ते में हम फिर से आ गए हैं इंडियन साइंस के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक ये मीटिंग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कशन यही कर रहे थे कि लाइक इंडिया एज अ साइंटिफिक नेशन कहाँ से चला कहाँ पहुँचा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, राइट। और कितना हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इस मतलब इंडिपेंडेंस डे पर डिस्कस किया जाना चाहिए। और विकास भाई, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने वीकली डिस्कशंस में मेनली पॉलिसीज़ के बारे में, मेनली क्या मतलब हम बेटर कर सकते हैं, क्या ख़राब हो रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट इस चीज़ का डिस्कस होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम बार बार अपना ज़ीरो भूल जाते हैं कि हमने हमारा ज़ीरो कौन से वक्त कहाँ पर था। और आज हमारा जो ज़ीरो, ऑब्वियसली आज हम ज़ीरो पे तो है नहीं, है ना, क्योंकि इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया भर में काम कर रहा है। दो लोग हमारे सामने बैठे भी हैं, नितिन भाई भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, रवि भाई भी आज जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग कंट्रीज़, यूरोप की दो अलग अलग कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक बहुत बढ़िया मौका है कि आज हम इस बात को डिस्कस करें कि हम कहाँ से शुरू हुए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, हम आज कहाँ पर हैं और कहाँ हम जा सकते हैं। और आई थिंक डिस्कशन की शुरुआत जो है वो विकास भाई से ही शुरू करें। तो विकास भाई बताइए, हर वीक की तरह क्या चल रहा है इंडियन साइंस में, क्या क्या लगता है आपको, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं? तो धन्यवाद मृत्युंजय भाई। आ, तो जैसा कि हम लोगों ने निर्धारित किया कि सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। साइंटिफिक टेम्परामेंट तो हमारे देश में हजारों सालों से रहा है ना। हाँ हाँ। इतिहास इसका गवाह रहा है। लेकिन हम्म आज के डिस्कशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम 1947, जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई, उसके पहले हम्म भी कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश हुई थी। सीवी रमन, प्रफुल्ल चंद्र, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम्म बढ़िया साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए आज़ादी के पहले भी। बट हम्म मोर फोकस्ड फ्रॉम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो सबसे पहले नेहरूवियन मॉडल आया था 1958 में, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन नाम से। तो उसका हम्म मेन फोकस तब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में था, जिसके रिजल्ट में हमको आईआईटीज, बार्क, इसरो और सीएसआईआर का एक्सपेंशन, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन देखने को मिले। और काफी उन्होंने देश की प्रोग्रेस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। हमारी पिछले 70 80 साल, 79 ईयर जर्नी में। और हम्म इसकी एक लिमिटेशन थी कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन तो बिल्ड किए, बट इंस्टीट्यूशन अपने सेपरेट डोमेन में काम किया उन्होंने, ज्यादा हम्म कोलैबोरेटिव मैनर में काम नहीं किया। इंडस्ट्री लिंकेजेस बिल्कुल गायब थे। प्राइवेट हम्म इंडस्ट्री को इतना प्रमोट भी नहीं किया गया सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से। तो वो हम्म एक मेजर लिमिटेशन था हमारे ये पहली पॉलिसी का। और इसके टेक अवेज ये थे कि हम अच्छे फाउंडेशन तो हमने बिल्ड किए, बट उससे हम्म हमने अच्छे आउटकम अपने लिए प्रोड्यूस करने के चांसेस काफी लिमिटेड रखे, काफी कम आउटकम हमको देखने को मिलता है। फिर दूसरा हम्म मेजर टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट के फॉर्म में 1983 में आया। तो उसका हम्म ज्यादा फोकस सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी पे था। उसकी हम्म काफी सक्सेस भी देखने को मिली। हमारा स्पेस प्रोग्राम, इसरो हम्म ने उसके बाद काफी पीएसएलवी इंजन बनाया। और हम्म मिसाइल प्रोग्राम जो हमारा, हम देखते हैं कि पूरा डिफरेंट आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सारे प्रोग्राम उसके अंतर्गत देखने को मिले। इसका भी हम्म वही लिमिटेशन था कि थोड़ा इंसुलर था नेचर में, और हम्म ग्लोबल लिंक बिल्कुल भी नहीं थे। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च, वो चीज़ों में काफ़ी लैगिंग था। टेक हम्म अवेज अगर देखें तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पुश था, बट हम्म ग्लोबल इंटरलिंक ना होने की वजह से काफ़ी आइसोलेटेड था हम्म कई कई हद तक। फिर हम्म सब
सबसे ज्यादा जिसने इम्पैक्ट डाला वो 2003 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी था, जिसका हम्म फोकस था कि ग्लोबल इंटीग्रेशन करेंगे हम अपनी साइंस का। और हम्म इंडिया उसके बाद काफी पोटेंशियल इकोनॉमी के साथ रिस्पेक्टेड इकोनॉमी के तौर पे भी देखा जाने लगा। तो हम्म बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी चालू हुआ हमारे साइंटिफिक इनोवेशन में। लेकिन हम बिल्कुल। सभी जानते हैं कि जो R&D स्पेंडिंग है वो 0.6 0.7% के आसपास रही। तो इवन हम्म तो हम बातें हमने की, पॉलिसी हमने लाई, बट हम उसको उतना सपोर्ट नहीं दे पाए एट गवर्नमेंट लेवल। और उसके हम्म मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। वही हमेशा की बात के मतलब बच्चे से आईआईटी निकालने की उम्मीद की गई, लेकिन करेक्ट किताब करेक्ट। ही नहीं दी, है ना। मतलब वो तो फिर बड़ी दिक्कत है। और बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, राइट, बट जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको मतलब चीजें लाके नहीं दोगे, तब तक वो भी क्या ही करेगा। और आई थिंक वो इंडियन साइंस का यही जो आप बता रहे हो, वो तो रहा ही है। हाँ, प्लीज प्लीज गो टेक्नोलॉजी अहेड। डोमेन में यहाँ पे हमको जरूर काफी अच्छा, जैसे हमारी IT इंडस्ट्री हम्म ग्लोबली डोमिनेट करने वाली इंडस्ट्री हमने खड़ा किया। हालांकि उसमें हम्म सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा रहे। फार्मा हाँ। एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे हमने काफी अच्छा काम किया। फार्मा में हमने कई ड्रग्स जो हैं ग्लोबली सस्ते दामों में अवेलेबल कराए। तो ये हमारा नेचर रहा कि लेकिन विकास भाई, सॉरी, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे आई थिंक थोड़ा डिसएग्री इसमें मैं करूंगा कि इवन जो हमारा फार्मा था, वो उस तरीके वो कोई डिस्कवरी लीडिंग लेड रिसर्च, फार्मा नहीं यस, रहा, डिस्कवरी है ना। लेड फार्मा नहीं था। बट हम्म मैं हाँ, बट कहूँगा हमारे पास हमने फाउंडेशंस, जैसे कि आप बता रहे हो कि शुरू से वो फाउंडेशंस हमेशा से हमने तैयार कर ली कि अगर कोई राइट डिस्कवरी हुई तो नाउ हम बना नाउ देंगे। फार्मा ने बिजनेस किया तो अब उनके पास ये मींस कहना चाहिए रिसोर्सेस थे कि वो रिसर्च को ड्राइव कर सकें, CSR फंडिंग। और ये मतलब बिल्कुल। वंस यू हैव इकोनॉमी बिल्ट देन योर प्राइवेट सेक्टर कैन कम इन एंड पुश रिसर्च हम्म टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो जो बिल्कुल। रिसर्च आइसोलेटेड था थोड़ा सा, वो अभी क्या हम्म है, थोड़ा इंडस्ट्री और या मार्केट ड्रिवन रिसर्च की तरफ हम बढ़ने लगे। और एक हम्म साइंटिफिक ड्राफ्ट तैयार हुआ 2020 में, येट नॉट इम्प्लीमेंटेड, ड्राफ्ट स्टेज में ही है, जिसको हम्म साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क में बिल्कुल। क्रिएट किया गया। इसकी जरूरत तुरंत महसूस की गई कोविड के आसपास। और हाँ हाँ। उम्मीद है कि जब ये ड्राफ्ट अपना एक्चुअल पॉलिसी का फ्रेमवर्क लेगा, जिसमें ANRF के थ्रू हमने देखा है कि बहुत सारे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इसका मेन हम्म फोकस है इंक्लूसिव, मिशन ड्रिवन और सस्टेनेबल एक इकोनॉमी बनाना। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आ गया तो कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज की बात होने लगी। एक हम्म प्रोग्रेसिव विजन और ओपन साइंस फ्रेमवर्क। आपने देखा होगा कई बाइलेटरल एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के साथ होता है तो साइंस में R&D में हमारा मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज करने के एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी में एक तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है। इतनी टॉप है कि 5 साल से ऐसा हो ही नहीं रहा। हाँ, मतलब आप अगर देखेंगे हर मैं जब फॉलो करता हूँ कि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी किसी कंट्री की विजिट में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, हाँ जापान है, तो वहाँ हाँ मल्टीपल एग्रीमेंट साइन होते हैं, है ना। तो हाँ एक हाँ। भी कंसिस्टेंट नेचर का एग्रीमेंट हो गया है जिसमें आप ये पुश करते हैं कि फेलोशिप एक्सचेंज प्रोग्राम कंट्रीज के बीच में स्टैब्लिश करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत हम्म सारे बंदों को अपने बीच में इन चीजों का बहुत फायदा हुआ है। तो ये है, लेकिन हम्म। वही है कि वो उसके आउटकम ट्रांसलेट होने चाहिए टेक्नोलॉजी में। हमारा बिल्कुल। वो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। ये मतलब इनोवेशन, जैसे हम देखते हैं कि MIT, MSH, जो हार्वर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, तो वहाँ की हम्म जो टॉप इन रिसर्च है वो सीधा स्टार्टअप या इंडस्ट्री डिसरप्शन के साथ वो लोग मार्केट में आते हैं। हमारे में बिल्कुल। वो परसेंटेज भी बहुत कम है और उसका रास्ता भी काफी लंबा है। तो अभी धीरे धीरे वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ट होने लगा। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई लीडर अगर आता है तो आजकल पहले ये कल्चर था कि जो यूनिवर्सिटी टॉपर था उसको प्राइज दिया जाता था। अभी ये कल्चर है कि कोई अगर स्टार्टअप निकला है वहां से तो उसको मीट कराया जाता है या शोकेस किया जाता है। तो बिल्कुल। हमारी जो साइकी में बदलाव है वो काफी विजिबल है। लेकिन हम्म मैं कहूंगा कि ये अभी ड्राफ्ट लेवल पे है जो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम्म जल्द से जल्द गवर्नमेंट को एक
स्टेटेड पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए, ताकि नियर फ्यूचर में हम इसको मतलब बोल्ड विजन और हाई परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूशन के फॉर्म में इसको रियलाइज होते हुए देखें। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि ये जर्नी हम सम अप कर सकते हैं 3-4 हम्म स्टेप में इन हम्म। पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो आई थिंक विकास भाई, तो आप, आई थिंक सो व्हाट यू हैव सेड अप टिल नाउ, कि भाई पिछले इन इतने सालों में हमने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमने हर जगह एक अच्छी नींव रख दी है। राइट। हम लोगों ने हर जगह एक अच्छी नींव रख दी है कि ताकि जो आने वाले रिसर्चर्स हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों, उन लोगों को सपोर्ट मिल सके, वो लोग अच्छा काम कर सकें। राइट। अब ऑब्वियसली सिर्फ नींव रखने से तो काम चलेगा नहीं। राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि उसके ऊपर फिर कुछ अमल भी किए जाएं, कुछ एग्रीमेंट साइन हों, वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद एग्जीक्यूट हों, एग्जीक्यूशन होने के बाद एकेडमिया रिसर्चर्स तक पहुंचे। राइट। और आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात भी बोली कि यार बाहर जो है वो, मतलब हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि इंटर कल्चरल और वो सारी चीज़ें कर सकें, पर वो सिर्फ अभी एग्रीमेंट्स में ही है, तक ही, मतलब वो महदूद है, वहाँ लिमिटेड है। राइट। तो क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही, मतलब बहुत, हमारे दो दोस्त भी हैं, है ना, नितिन भाई और रवि भाई। सो आई वांट नितिन भाई, रवि भाई, सो लेट्स स्टार्ट विद नितिन भाई फर्स्ट, है ना, एंड देन रवि भाई विल गो टू यू। नितिन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, एंड आप शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी जरूर दें। आप, अगर जरूर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहां आप काम कर रहे हैं उसका बारे में ना बताएं, बट आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें कि आपने इंडिया में क्या क्या किया, और आप मतलब किस, कौन सी, क्या पाथ इस समय आपने लिया हुआ है। और मेरा सवाल आपसे और रवि भाई आपसे, आप दोनों से एक ही है कि आप लोगों ने, मतलब घाट घाट का पानी पिया है ना। तो आप जरा थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अगर आप बता पाएं कि यार कैसे इंडिया में, है ना, पॉलिसी लेवल पे, और कैसे जहां आप अभी हैं यूरोप में, पॉलिसी लेवल पे रिसर्च के लिए, साइंस के लिए किस तरीके का आउटलुक है, किस तरीके की वेलफेयर्स हैं, इंसेंटिव हैं रिसर्चर्स के लिए। नितिन भाई आपसे शुरू करते हैं पहले, उसके बाद फिर रवि भाई। हम्म। हाँ। हेलो। थैंक यू मृत्युंजय भाई। मेरा नाम नितिन बयाल है एंड मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल फिनलैंड में एक छोटा सा सिटी है जो कि ओल्डेस्ट सिटी है फिनलैंड हम्म का, तुर्कू। किसी ज़माने में तुर्कू यहाँ की राजधानी भी था। अभी हम्म हेलसिंकी है। हम्म और मैं यहाँ पे पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ और फिलहाल डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ। मेरा पीएचडी जो है वो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे से है। और मेरा मास्टर्स और पीछे जाएंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स है। क्या बात है। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी रही है। और शुरू से एकेडमिया में ही इंटरेस्ट था, तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ, रिसर्च को ही फॉलो कर रहा हूँ। अपने करियर के लिए ऑप्शन यही चुना चुना था, और यही फॉलो मैं कर रहा हूँ। और हम्म आज जो जो डिस्कशन है, टॉपिक है डिस्कशन का, वो है 79 years ऑफ इंडियन साइंस, हम्म आई थिंक, पॉलिसी लेसन्स एंड फ्यूचर पाथवेज। सो हम्म विकास भाई ने ऑलरेडी जो रोड मैप बताया आज़ादी से लेके अब तक, उसमें जो अहम भूमिका जो जो चीज़ों की रही है, चाहे वो साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन हो 1958 का, और एक एक और 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आया था। फिर हमारे पास जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003, और फिर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी भी आया 2013 में। हम्म तो ये अच्छा खासा रोड मैप रहा है। और इन्हीं सब नीतियों के कारण देश में, भारत में जो है, भारत देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने अलग अलग लेवल पे। डीएसटी, आईसीएमआर, आपका सीएसआईआर और डीबीटी, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी बने, आईआईटी, आईसर, एनआईटी। और हमारे पास, आपने अच्छा बताया कि बेस तैयार हो गया है अच्छा सा। हम्म तो अब इसको कैसे एक्सटेंड करें? हमारे पास अच्छा खासा बेस है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, स्पेस सेक्टर हम्म में, डिफेंस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में। और हमने जब भी जरूरत पड़ी है, हर एक सेक्टर ने अपनी जो अपना जो फुटप्रिंट है वो हमेशा हम्म दिखाया है अच्छे से कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं।
बट हम्म एस्टेब्लिश होने के बाद हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और जो मैं इंडिया से यहाँ पे आने के बाद चेंजेस देखता हूँ कि ये लोगों ने कैसे ये चैलेंजेस को ओवरकम किया, क्योंकि हर किसी का जो नीति है, दो चीज़ें होती हैं, एक नीति होती है, एक कूटनीति होती है, जिसे हम लोग हम्म पॉलिसी कहते हैं, और एक को डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो ये हम्म। दोनों ही जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है, तो ये भी किसी भी बिल्कुल। देश की तरक्की के लिए साथ साथ चलते हैं, और एक नीतियां और नियत उसकी भी होती है। कूटनीतियां। एक नियत भी होती है। नियत आप लगा लीजिए कि वो जो है इंजन है, जो कि वो पटरी पे हम्म। चल रहा है, लेकिन जो पटरियां हैं वो कूटनीति और नीतियां जो है किसी भी देश की, बिल्कुल। वो बेस है। तो हम्म अब हमारे पास जो है अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हमें उनको मेंटेन करना है, ग्रो करना है। और जो अभी मुझे एकदम रिफ्लेक्ट होता है, एक पुरानी तस्वीर है जिसमें साइकिल के ऊपर जो है छोटा सा रॉकेट ले जाके जा रहे होते हैं दो लोग, और बाद में फिर इसरो की स्थापना होती है, और फिर अभी अभी हम लोग चंद्रयान और मंगलयान, और अभी स्पेस मिशन पे भी मैन मैन मिशन की हम लोग बात करते हैं। तो हम्म अभी हमारे पास अच्छा खासा ग्रोथ भी है। हमारे पास जहाँ पे चैलेंज है वहाँ पे एक तो फंडिंग का है। जो हम्म ग्लोबल एवरेज है जीडीपी का, जो कि ग्रोथ जीडीपी का, जो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं, वो हमारा जो मतलब लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है, वो ग्लोबल एवरेज से भी कम है। यहाँ पे एक हम्म। हमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि एटलीस्ट हमारा ग्लोबल एवरेज से compete कर पाए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो देश इन्वेस्ट करता है वो है इजराइल, बहुत छोटा सा देश है, और हमारा बहुत हम्म बड़ा देश है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इजराइल है और जो है चाइना को हम लोग अगर अलग भी कर दें, तो बहुत छोटे छोटे देश भी हैं जो हमारे से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यूरोप में हम्म मैं देखता हूँ कि जो है जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, ऐसे यहाँ पे देश हैं, हम्म और उनका जो जीडीपी परसेंटेज है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, वो बहुत अच्छा है, मतलब 2%, 3%। तो ये चीज हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो मैं चीजें देखता हूँ यहाँ पे, जो भारत के तुलना में जो है ज्यादा तरक्की पर हैं, वो है आपका फ्रेमवर्क, जैसे रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी मेकर्स, जो कि एक हम्म यूनिफाइड तरीके से लागू है पूरे देश में। हमारा हम्म जो साइंस डिप्लोमेसी रही है, वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ज़्यादा बेस्ड है, कि डीबीटी हम्म के अलग रूल्स हैं, सीएसआईआर के अलग रूल्स हैं, हम्म आईसीएमआर के अलग रूल्स हैं। और यहाँ पे जो पब्लिकेशंस के लिए फ्रेमवर्क है, रिसर्चर्स की कॉम्पिटेंसी के लिए फ्रेमवर्क है, वो नेशनल लेवल पे यूनिफाइड है। अब वो स्टेट हम्म यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका किसी भी लेवल पे जहाँ पे भी रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे एक ही फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है। और हम्म ये बहुत बड़ा बायस क्रिएट कर देता है भारत के रिसर्च संस्थानों में, कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो फ्रेमवर्क है, और उसी हिसाब से जो रिसर्चर्स को ग्रो किया जाता है शुरू से। हम्म हम्म हमारे यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत है। बच्चा जो है बैचलर्स मास्टर्स से जो है रिसर्च नहीं जो है करता आता, पीएचडी में आके एकदम से वो उसको बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस लेनी पड़ती हैं, चैलेंजेस बिल्कुल। चैलेंजेस मिलते हैं। हम्म तो एक तो यूनिफाइड स्ट्रक्चर चाहिए हमें, और उसके बहुत मैं सटीक उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको। जैसे पब्लिकेशन फोरम हमारे यहाँ पे था, एक यूजीसी केयर, अब जो हम्म है वो 7 साल चला और उसके बाद वो बंद हो गया। उसके हम्म बंद होने के रीजन ये थे कि सबको जो है अपने अपने फील्ड में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करने हैं। तो हम्म यूजीसी केयर जो था, उसने 5,000 से ज्यादा जो प्रेडिटरी जर्नल हैं उनको ब्लॉक हम्म किया था। और उसमें बहुत हम्म सारे जर्नल ऐसे भी थे जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म मिला इसको, कि ये जो है हमारा जो जर्नल्स है वो बंद कर रहा है। तो एक ये उदाहरण है। फिर आपका रिसर्चर कॉम्पिटेंसी को लेके है, यूएस में नेशनल पोस्ट डॉक एसोसिएशन का एक फ्रेमवर्क है जो पूरे यूएस में फॉलो होता है। बिल्कुल यूरोप में जो बिल्कुल। है यूरोपियन यूनियन का होराइजन यूरोप का जो है एक फ्रेमवर्क है जो पूरे यूरोप में फॉलो होता है, लेकिन हमारा हम्म भारत में ऐसा नहीं है।
तो ये 2-3 उदाहरण हैं जिसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि हम लोग एक ही चीज़ फॉलो कर पाएँ और हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हो, फ्रेमवर्क सेम हो और बिल्कुल। एथिक्स सेम हो। ये चीज़ों की वज़ह से जो है हम लोगों को हर बार जो है नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है, फिर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स लेके आने चाहिए। बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले ही इनकम टैक्स बिल भी पास किया गया अ सदन में और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बस उसका उदाहरण इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स इतने हो गए थे कि अब उसको दोबारा से नया करना पड़ा और वो बहुत पुराना हम्म। था 1960-70s के टाइम से। तो हम्म। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट अभी हो गई हैं, लेकिन उनको ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा, ठीक से रेगुलेट नहीं किया जा रहा और हम्म। आपने एक बार उदाहरण दिया था जैसे हार्वर्ड का, एमआईटी का। तो मैं यूएस में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था हार्वर्ड, तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है, वो 1635 से वहाँ पे जो सबसे पुराना स्कूल है, वो 1635 सन में स्थापित हुआ था। तो हम्म। वहाँ वो 200-250 सालों से जो है इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो उसका हम्म। उसका कंपैरिज़न जो है भारत से डायरेक्टली करना इतना उचित नहीं है, क्योंकि हम्म। उन्होंने बहुत समय दिया है इन चीज़ों को। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिज़न फिर भी करना चाहें, तो हम लोग सीख सकते हैं। हम्म। कंपटीशन करने से बजाय हम लोग सीख सकते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, यूरोप हो, साउथ हम्म। कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम्म। कोई भी कंट्री हो, जहाँ इज़राइल हो, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने यहाँ पे चीज़ें हम्म। रीएस्टेब्लिश करनी है, प्रोग्रेस करनी है, कर सकें। तो ये जो है 3-4 चीज़ें हैं जिस हम्म। पे मुझे यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ कि इंडियन साइंस में और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हम्म। हैं और क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक इसमें आपने बहुत एक एक दो काफी मतलब इंटरेस्टिंग बात बोली और उसका ही एक्सटेंशन मतलब एक यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि एक तो आई थिंक ऑब्वियसली कंपटीशन तो हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हुँ, पर्सपेक्टिव तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि साउथ कोरिया, चाइना, राइट, ये सब भी लाइक देयर वाज अ सर्टेन लाइक 10-20 साल का ही अंतर है ऊपर नीचे, जब ये भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और हम भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे। तो आई हुँ, एग्री कि हमें सीखना तो पड़ेगा ही, राइट, और हमें बहुत दूर यूएस जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर यहाँ अपने एशिया के काउंटर पार्ट से ही सीख लें वो अच्छी बात है। पॉपुलेशन में अंतर है, टाइप ऑफ प्रायोरिटीज जो हैं नेशन की उसमें अंतर है, वो तो फैक्ट है। लेकिन आपकी बात से दो चीज़ें समझ में बिल्कुल आती हैं मेरे। पहली तो ये कि हमें वी नीड अ लॉट ऑफ पेस, राइट। हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी एग्जीक्यूशन, कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं, वी नीड पेस। हम लोग 5 साल किसी बिल के ऊपर नहीं बैठ सकते। हम लोग अगर, क्योंकि दुनिया आपके लिए इंतजार नहीं करेगी। आप 5 साल बाद एआई अडॉप्शन करोगे तो 5 साल बाद एजीआई आ जाएगा, राइट। आप हुँ, एग्रीकल्चर के अंदर आज पेस्टिसाइड लाओगे, कल को वो कुछ और, दुनिया कुछ और। तो दुनिया के लिए इंतजार अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल किसी भी पॉलिसी के लिए करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इंडियन पॉलिसी नीड्स स्पेस, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरे को समझ में आती है वो ये है कि साइंटिफिक इकोनॉमी के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, राइट। हम लोग हमेशा ये हुँ, ध्यान बोलते हैं कि अच्छा रिसर्चर्स तो सिर्फ पैसा लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, इस एज में पैसा लेते हैं। जी, भाई पैसा लेते हैं हुँ, बट वी ऑल्सो डेवलप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द कंट्री। और वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो फिर दुनिया के लिए काम भी आती है, राइट। और हमें अगर प्राइमरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से अगर हमें टर्शरी इकोनॉमी, सेकेंडरी सर्विसेज इकोनॉमी बनना है तो हमें वो रास्ता साइंटिफिक इकोनॉमी का लेना पड़ेगा। और हमने पिछले पिछले हमारे डिस्कशन में भी यही बात करी थी कि साइंटिफिक इकोनॉमी मतलब जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं उन्होंने अपने रिसर्च पे खर्चा किया है, हमें भी करना पड़ेगा ताकि हम उस आईपी को दुनिया को बेच सकें, राइट। सबसे बेहतरीन एग्जांपल मेरे को लगता है ये, आप तो क्योंकि रोश और नोवाटिस, राइट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं अपने फील्ड की, राइट। और हाँ, ये ये ऐसी कंपनीज हैं जो अब भी यूएस की कंपनीज को भी खरीदने के इच्छुक हैं और वो हैं सब यूरोप में ही, राइट। छोटे नोवार्टिस छोटे जो है देश। वो नोवार्टिस जो है वो हार्वर्ड के स्कॉलर्स का एक छोटा-सा स्टार्टअप था, जिसको हाँ। कोविड-19 के टाइम पे बहुत बड़ा बूम मिला
बिल्कुल और बिल्कुल उसके बाद उसको फंडिंग मिली और अब वो जो कैम्ब्रिज एरिया है वहाँ पर उसकी खुद की बड़े कैंपसेस हैं बिल्कुल और अभी एक तरह से ग्लोबल लीडर है बिल्कुल। तो वैक्सीन के डेवलपमेंट के एरिया बिल्कुल में। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मतलब बहुत इंडिया ज्यादा भी है, ग्लोबल बिल्कुल। साइंस लीडर बन सकता है। और हम्म। हमारे पास जो है एक क्लियर कट रोड मैप बन सकता है 2047 तक का, जब इंडिया के जो है स्वतंत्रता को 100 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे। हाँ। और चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। और हम्म अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि इंडिया 2025 के अंत तक जो है हम्म मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है। और उसने जो है देश भर में 6 जो है सेंटर्स भी हम्म शुरू करने का प्लान किया है, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा हम्म। बायोटेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी है। तो ये सारे एरियाज है जहाँ जिसको अगर बैलेंस तरीके से लेके चला जाए तो इंडिया को ग्लोबल ग्लोबल साइंस लीडर बनने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो बिल्कुल। हमारे पास एटलीस्ट बहुत अच्छा रेस में तो खासा। आ सकता है इंडिया, मतलब आई डोंट नो कि अभी लीडर बन सकता हम्म, है ना? बट आई थिंक रेस में आ हम्म, सकता है। सो वी आर मे बी ऑन द राइट ट्रैक, बट वी आर स्टिल नॉट हम्म, देयर। आई बी, मतलब आई नो हाँ, आई मे साउंड वेरी ब्लंट, बट सच्चाई यही हम्म, है। और अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो पहले अपने आप को सच्चाई से तो वाकिफ कराना होगा, राइट? मैं मैं क्वार उसी पॉइंट पे, सॉरी नितिन भाई, मैं रवि भाई को और डिस्कशन ठीक। में लाना चाहूंगा, है ना? कि रवि भाई, आप भी बाहर हैं, यूरोप में हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, इंडिया से भी आपका रिसर्च का बड़ा राब्ता रहा है। तो थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन वाली बात जो नितिन भाई के लिए मैंने कही थी वो आपके लिए भी लागू है। और थोड़ा बताएं कि मतलब क्या आपको डिफरेंस लगता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाँ। ओके मृत्युंजय भाई, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं, पर थोड़ी सी बुलंद रखेंगे तो मज़ा और आ जाएगा। हाँ, ओके। हाँ। मैंने बीएसएमएस किया है फ्रॉम आईसर मोहाली। अच्छा। आईआईसीआर इंडिया में काफ़ी एक प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद फिर हम्म मैंने 2 सीएसआईआर के लैब में काम किया है। एक सीएसआईआर आईआईपी पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ तक काम किया है। हम्म उसके बाद मैंने पीएचडी कंटिन्यू किया है सीएसआर एनसीएल पुणे से। और अभी मैं बार्सिलोना में हूँ। और मैं अभी हम्म सिंक्रोट्रॉन सोर्स लेबोरेटरी में यहाँ पे एज ए पोस्ट हम्म। डॉक्टरेट काम कर रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया। मैं तो बहुत लाइक मैंने पूरा डिस्कशन सुना, काफ़ी लाइक मतलब कि काफ़ी अलाइन है। मतलब कि जैसे आप देखिए कि यूरोप का जो विजन है, यूरोपियन विजन जो है फ्यूचर को लेके, और इंडिया का जो विजन है, लाइक जो भी फ्यूचर मिशन हो गया, साइंटिफिक फ्यूचर मिशन हो गया, वो काफ़ी अलाइन है। लेकिन वही हम्म है कि लाइक फंडिंग फंडिंग को लेकर थोड़ा सा लाइक वो है कि हम लोग फंड बहुत कम उसमें यूज कर पा रहे हैं। और यूरोप में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंडिंग है क्योंकि ऑलरेडी ये डेवलप कंट्री है, इनके पास काफ़ी लंबे समय से चीज़ें इन्वॉल्व है। मतलब ये लोग चल रहा है, यहाँ पे लोग कर रहे हैं, साइंस काफ़ी डेवलप है इनका। बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। हम लोग देखें तो हम लोग आज़ादी के बाद हम लोग ने भी बहुत सारे लाइक काफ़ी साइंटिफिक प्रोग्राम्स आए हैं जो जिसके थ्रू हमने एक नया अचीव किया, लाइक नया मिशन अचीव किया। जैसे में आप देखेंगे स्पेस फील्ड में देखेंगे या फिर डिजिटल फील्ड में देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन लेकिन एक थिंग है कि यहाँ पे आप देखिए कि यूरोप में जो फंडिंग है वो काफ़ी डिसेंट्रलाइज है। लाइक ये छोटे हम्म छोटे यूनिवर्सिटी में भी उतना ही फंड इन्वेस्ट करते हैं और सबको मतलब लाइक क्यूमुलेटिव लेके चलते हैं और काफ़ी अच्छा आउटकम आता है। लेकिन इंडिया में देखिएगा कि समहाउ फंडिंग जो है बहुत ही सेंट्रलाइज है, जिसमें सेंट्रल हम्म यूनिवर्सिटी या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी को फंड नहीं मिलता है। तो हमें थोड़ा सा इंडिया में एक डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जहाँ से लाइक ऐसा नहीं है कि एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ही एक आइडियाज निकल के आ सकते हैं या फिर स्टार्टअप हो सकता है। एक छोटे इंस्टीट्यूट या छोटे लेवल की यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, लेकिन उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब उसको पहचानने की ज़रूरत है, जो कि हम वहाँ पे एक लैकिंग है जो देखते हैं। हम्म। और जब आप देखिए कि यहाँ पे जो मतलब कि लाइक यूरोप में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे क्लाइमेट को, ग्रीन एनर्जी को लेकर, या फिर डिजिटलाइजेशन, लाइक एआई हो गया, या फिर
आईटी रेगुलेशन हो गया, इन सब को लेके। तो इंडिया में भी सेम चीजें चल रही है, लेकिन वही है कि हम लोग का फंडिंग बहुत ही कम है उस फील्ड में। हम लोग अभी भी सीरियस सीरियस होना स्टार्ट नहीं हुआ उस चीज में। बल्कि हम्म जबकि यूरोप में ऑलरेडी लोग बहुत सीरियस हैं, और उस पे एक प्राइम फोकस पे लेके चला जा रहा है, और इनका टारगेट है कि 2050 तक हमें नेट जीरो इमिशन हो गया, लाइक हम्म न्यूट्रल इकोनॉमी, लाइक जीरो इमिशन। फिर फिर लाइक एनर्जी फील्ड में ग्रीन एनर्जी, लाइक इनका मिशन है कि आने वाले टाइम में फुल्ली ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंट होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके अंडर हम्म लोग फंड, मतलब लाइक यूरोपियन हॉरिजॉन फंड फंड करती है, और लोग काम करते हैं। इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसमें एक और मतलब, क्योंकि आप स्पेन में हैं तो स्पेन में भी मतलब मेरे ख्याल से ग्रिफॉल्स करके कंपनी है, राइट? या फिर हम्म। जैसे आपका ये ओराइजन जेनोमिक्स है, या मतलब काफ़ी थेरापेutics की भी कंपनीज हैं। तो आई हम्म। थिंक वहाँ पर भी वही एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट इवन दे आर डूइंग। आई नो कि स्पेन का काफ़ी सारा डिपेंडेंस जो है वो सी, मतलब फूड एंड कल्चर एंड टूरिज्म उसके ऊपर भी है, बट आई थिंक उन लोगों ने भी अपने साइंस के ऊपर उस तरीके से काफी यस, मतलब यस। एम्फेसिस किया है। एंड आई थिंक एक काफ आपकी बात से एक चीज और समझ में आती है कि एक काफी इम्पोर्टेंस हमारी पॉलिसी में एक और होना बहुत जरूरी है कि क्या हम हमारे जो पीएचडी रिसर्चर्स हैं, एंड आई थिंक ये हम अपने स्किल वाला जो हमारा डिस्कशन था उसमें काफ़ी किया अभी बात कि क्या हम अपने पीएचडी रिसर्चर्स को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर जो है वो डीप टेक डीप रिसर्च काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज का है ना। फ्यूचर में ये नहीं होगा कि आपने कोई सोशल मीडिया वो कर दिया तो यूल डू अ लॉट, मे बी यूल डू अ लॉट, लेकिन एज अ कंट्री अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो डीप रिसर्च डीप टेक जैसे एरियाज में आपको एंटरप्रेन्योर्स निकालने होंगे। और वो यस। एंटरप्रेन्योर्स निकालने के लिए आपको इनेबल करना होगा पीएचडीज को। आपको पीएचडी के टाइम पर ही, एंड आई थिंक वही हम बार बार डिस्कशन ये भी करते हैं कि ट्रेनिंग करो, इंटर्नशिप करो। वो जब ही होगा जब आप वो स्किल्ड हो, उनको पता हो उन्हें क्या करना है, उन्हें पता हो कि दे हैव सेफ्टी नेट, उनको पता हो कि अगर वो कोई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जाएंगे, राइट, तो उनको फंडिंग मिल जाएगी, राइट। तो अगर उस तरीके का कोई पाथवे निकाला जाए तो मेरे हिसाब से, और एक आई थिंक पॉलिसी के लेवल पे अगर हम चाहें तो आई थिंक वो भी एक कुछ किया जा सकता है। मैं विकास भाई को वापस डिस्कशन में लेके आना चाहता हूँ। विकास भाई, आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा रहा कि भाई किस तरीके से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम कहाँ हैं अभी और हम कहाँ जा सकते हैं। बट आपको क्या लगता है कि कहाँ, मतलब विजन क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में, मतलब 2047 तक अगर हमें, मतलब ऑब्वियसली एज अ गवर्नमेंट को तो बहुत सारी चीज़ें, दे हैव टू डू अ लॉट, दे हैव टू शो अ लॉट, बट मतलब अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए जहाँ हम आज हैं, आपको क्या लगता है कि पॉलिसी लेवल पे इंडियन साइंस को बेटर करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? विल स्टार्ट फ्रॉम यू अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन नितिन भाई कपल ऑफ मिनट्स फॉर फ्रॉम यू एंड देन कपल ऑफ मिनट्स फॉर रवि भाई, सेम क्वेश्चन। सो मृत्युंजय भाई, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा रवि की एक हम्म बात पे, कि हम्म जो यूरोपियन आउटलुक है, तो वो लोग क्या करते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके फ्रेमवर्क को प्रीएम्प्ट करते हैं, है ना। और हम्म मैं जैसे अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ वो काफ़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। तो हम लोग हम्म क्या करते हैं कि हम जैसे अमेरिकन फ्रेमवर्क है, चाइनीज फ्रेमवर्क है, और यूरोपियन फ्रेमवर्क है, उसको देख के हम, जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और वो जब कंज्यूमर मार्केट में जाती है तो आपको उसको टेस्टिंग और वैलिडेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम्म आप ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो वो फ्रेमवर्क पे जो हम काम करते हैं तो वो हम हमेशा फॉलो करते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। हम कोशिश हम्म नहीं करते हैं कि हम ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाएं कि जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी कम समय में क्विकली एडॉप्ट हो। और हम्म दूसरा, एक सब्सिडीज की वजह से हम अपने इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उनको कई बार सब्सिडाइज करने के चक्कर में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज उतना बढ़िया नहीं होता है। तो ये एक दो पॉइंट थे जो मैं प्रीवियस डिस्कशन में ऐड ऑन करना चाहूंगा। रही हम्म बात फ्यूचर की लेके, तो जैसा आपने एक अपने पॉइंट में कहा था कि जैसे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं, है ना, वैसे ही
इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और हमारे हम्म। फेडरल सिस्टम में सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के ही हैं। हम जानते हैं बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट 0.6% या 0.7% से ज़्यादा रिसर्च में नहीं खर्च कर पाती है। सिमिलरली हेल्थ और एजुकेशन दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं हम्म। कहूँगा कि टॉपिक है। मुझे लगता है कि बिग वे में स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, और एक विजन। जैसे कुछ स्टेट डिजिटलाइजेशन में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है ना, पेमेंट बिल्कुल। वगैरह, तो उसमें हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। सिमिलरली एआई और क्वांटम में हम देख रहे हैं कि हैदराबाद लीड ले रहा है डाटा सेंटर्स बनाने में। चिप मैन्युफैक्चरिंग में जैसे असम एक स्टेट है और गुजरात ने लीड ली हुई है। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु इनॉर्मसली गुड कर रहा है। अभी पिछले एक साल में उनका ग्रोथ रेट 11% रहा है। तो तमिलनाडु में छोटे छोटे जगह पे इंडस्ट्रियल हब और नॉलेज सेंटर्स को क्लोज लाया जा रहा है। तो ये दोनों चीजों का हम्म। इंटीग्रेशन जो है वो बहुत प्लस स्किलिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो रियल हम्म। बिजनेस में जब आप स्किलिंग पे फोकस करते हो, तो अगर ये सारी हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों की ग्लिम्स आपको अलग अलग टुकड़ों में दिख जाएंगे। बट मुझे लगता है कि इसको मिशन मोड पे ले जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अपने अपने मिशन मोड तैयार करने चाहिए कि हमको एआई, कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी, जैसे रवि ने बोला कि यूरोप में ये चीजों पे काम होता है, उसमें सारी लेयर्स पे काम होता है कि फ्रेमवर्क तैयार होता है, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। जैसे हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हम इंडिया में अभी तक उसकी टेस्टिंग प्रोटोकॉल डेवलप नहीं कर पाए। हम बहुत हम्म। सारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अभी 5 या 7 साल पहले तक यूरोप से मंगाते थे। जापान, फ्रांस और इंग्लैंड और जर्मनी, ये 3 4 मेजर सप्लायर थे। अभी पिछले 2 3 साल, 5 साल, 10 साल में सबको रिप्लेस कर दिया है चाइना ने, है ना। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मुझे लगता है इन सब चीजों में हमको सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है। हम्म। स्ट्रेटेजिकली एक एक फील्ड जो हमारे लिए 2027 के विजन के लिए मायने रखती है, जिस पे हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जैसा मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला, तो एक डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है नेशनल लेवल पे, जो हैंड होल्डिंग करे स्टेट लेवल पे। और एक उतना ही मिशन मोड पे स्टेट लेवल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की भी जरूरत है। मुझे लगता बिल्कुल। है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पोटेंशियल और अपनी एनर्जी को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉप 3, बिग 3 के क्लब में जाने से रोका नहीं जा सकता। एनीवे हम वहां जाएंगे, बट जितना जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतना बेहतर होगा हमारी वाइडियर ऑडियंस के लिए, और उतना बिल्कुल। बेहतर हम अपने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मुझे लगता है और उतना कम हम डिपेंडेंट भी रहेंगे बाकी इकोनॉमीज के ऑब्वियसली, ऊपर। ऑब्वियसली अगर आपको ग्लोबल लीडरशिप का विजन लेके चलना है कि आप 2014 में बिग बॉयज क्लब में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैठना चाहते हैं, तो आपको हम्म। बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सारी बिल्कुल। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम हैवी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमारे लिए ये और भी ज्यादा क्रिटिकल बन जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और सतर्कता से करें, बेटर वेज में। बिल्कुल नितिन भाई। हाँ। हम्म। मैं कहना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। हम्म। चाहे वो कंपटीशन के लिए हो दूसरे बड़े देशों के साथ, या फिर जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाने को लेके हो, तो एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। और इसमें सख्त से सख्त जो है चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो फंडिंग हो, चाहे वो रिसोर्सेज हों, फिर उनको मैनेजमेंट करने के लिए जो मैन पावर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं पॉलिसीज़ में। तो हम्म। नेशनल लेवल पे पॉलिसी और एक बार एस्टेब्लिशमेंट की जाए और उनको मेंटेन किया जाए अच्छे से, तो इससे जो है काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे। और हम्म। 5 से 10 साल कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, 5 7 10 साल के बाद जो है हमें वो चीज़ें दिखने लगेंगी।
एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है अच्छे पब्लिकेशन फोरम अभी नहीं है, और उसकी वजह से हम लोग पब्लिश सबसे ज़्यादा करते हैं, चाइना से compete करते हैं क्वांटिटी पब्लिकेशन में, लेकिन क्वालिटी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी जो है जोर देने की ज़रूरत है, कि क्वालिटी भी उतने लेवल की हो जिस लेवल का हम लोग क्वांटिटी पब्लिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और नेशनल लेवल फ्रेमवर्क और यूनिफाइड स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि भाई। हाँ, मैं सोचता हूँ कि हमें थोड़ा क्लाइमेट को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर हम्म। सकते, क्योंकि आप बिल्कुल। मतलब लाइक आप देखिएगा कि हम कार्बन प्रोड्यूस करने में ऑलमोस्ट लाइक टॉप टॉप पे आते हैं, लाइक वर्ल्ड में आप देखिएगा हमारे यहाँ हम्म डिकार्बोनाइजेशन पॉलिसी बहुत ही अभी लैकिंग है, और क्लीन हम्म इंडस्ट्री नहीं है, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिएगा जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो क्लाइमेट पे लेके बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, और बहुत लाइक ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उस पे भी हम्म। इंडिया को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और फंडिंग को इम्प्रूव करना पड़े लाइक करना पड़ेगा। अभी भी हमारा फंड लाइक 0.7-0.6% रिसर्च में दे रहे हैं, उस पर एटलीस्ट 1-1.5 तक इंक्रीज करना पड़ेगा, जहाँ पे बेसिक साइंस को काफ़ी ज़्यादा फंड किया जाए, और बेसिक साइंस से जो रिसर्च हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी फोकस किया जाए, तभी हम कुछ उससे बिल्कुल। आउटपुट ले पाएंगे। इससे बहुत बड़े मास लेवल जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा, उनको बेनिफिट मिल पाएगा उन सब चीज़ों से। तो इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और लाइक बाकी पॉलिसीज हम बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को रिग्रेसली मोनेटाइज करने का बहुत ही ज़्यादा बहुत जरूरत है। जरूरी। बिल्कुल। आई थिंक सो। मतलब बिल्कुल, मतलब जो आज का जो डिस्कशन का सार है वो यही है कि मतलब हम अच्छी जगह खड़े हुए हैं, पर अब यहाँ सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं बनेगा। राइट, हमने तैयारी कंपटीशन की अच्छी कर ली है, और अब कंपटीशन में जाके भागना भी पड़ेगा। और उस भागने के लिए हमें मतलब तैयार रहना होगा, मेंटली फिजिकली हर तरीके से। और आई थिंक एक छोटा, मेरे हिसाब से एक और छोटा सा पॉलिसी इंटरवेंशन अगर किया जा सके तो, कि भाई जो सीएसआर जो इंडस्ट्रीज करती हैं, है ना, वो सीएसआर में साइंटिफिक इनिशिएटिव्स को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि इंडस्ट्रीज सीएसआर के थ्रू रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। चाहे वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करें। विकास भाई, यू वांटेड टू से समथिंग? यस, मुझे लगता है कि ये हाँ। ऑलरेडी पॉलिसी में लाया गया है। सीएसआर का हम्म। 2% तक का फंडिंग जो है, अगर आरएनडी में स्पेंड होता है तो उसको नॉन टैक्सेबल बनाया गया है। बट मुझे बहुत लगता बढ़िया। है कि इसका परसेंटेज बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि हम्म। और भी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके किया जा सके, प्राइवेट बिल्कुल। इंडस्ट्री को। बिल्कुल वंडरफुल। तो आई थिंक सार वही है कि अच्छी जगह खड़े हैं। यहाँ से 2047 तक अगर पहुंचना है तो बहुत मशक्कत करनी होगी। सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को भी। और यहाँ पर मतलब वही है कि वो जैसे नितिन भाई ने बोला कि मतलब सब कुछ, नीति भी जरूरी है ना, बट नीयत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीयत सबकी अच्छी है, एवरीवन हैज़ गुड इंटेंशन, बट वो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर हमें 2047 में वर्ल्ड पावर भी नहीं तो मतलब एक एक लाइक एक साइंटिफिक पावर हाउस अगर बनना है, तो वी हैव एवरीथिंग, वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव ग्रेट पीपल, इट्स जस्ट वी नीड टू यूटिलाइज देम। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से फिर से मिलके, आप लोगों से बात करके। और अगले वीक फिर से आएंगे, फिर एक नए डिस्कशन के साथ इंडियन साइंस के बारे में। और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विकास भाई, नितिन भाई, थैंक यू रवि भाई। मृत्युंजय भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू मृत्युंजय भाई, थैंक यू।